Hello everyone. How are you all, dear student? I'm Ankita Singh, and today we are going to start. As you all can see on the screen, that we are going to start the second chapter of history. As the name suggested, that you can guess it, that we are going to learn history today, and the topic is expansion of British rule. So, student, as you all know that we had one chapters in class 8th, and we are going to start the second chapter of history of class 8th. And you know about that, we in this class we are going to learn about the modern history only. And the modern history, in the previous chapter we have learned about the what is modern time and modern history, about that and the sources of the modern history. And in this chapter, we are going to learn about the expansion of British rule. Expansion of British rule का मतलब है ब्रिटिश रूल किस तरह से एक्सपेंड हुआ है इंडिया की टेरिटरी में, उन लोगों ने किस तरह से एक्सपेंशन किया, अपना बढ़ाया अपनी टेरिटरीज को, किस तरह से ट्रेडिंग की। क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए थे तो उनका मेन पर्पस क्या था, ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करते करते वो इंडिया की टेरिटरी को ही कैप्चर करना चाह रहे थे, ठीक है। और इस बीच हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ ट्रेडिंग करने के लिए और इंडिया को एनेक्स करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया एक सोने की चिड़िया कहलाता था पहले से ही। और हमने देखा है कि इंडिया सोने की चिड़िया जो कहलाता था उसका रीज़न भी था, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारे रॉयल रूलर्स थे, किंग्स थे, एम्परर थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रीशियस वेल्थ थी, उनके पास स्टोन्स थे, मेटल्स थे। ज़्यादातर पहले के प्राचीन काल में जैसे मूर्तियाँ भी मिलती थी तो मेटालिक, एक्सपेंसिव मेटालिक की मूर्तियाँ मिलती थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहलाता था इस वजह से। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वजह हैं जो इंडिया को सोने की चिड़िया कहलाता था पहले से। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्स रिच पूरा लोकेशन है इंडिया की, हर एक लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम डेक्कन की भी बात करें तो डेक्कन ये पूरा मिनरल सोर्स से रिच है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे हर्ब्स भी हैं, साथ में प्रीशियस स्टोन्स भी है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स भी हमारे इंडिया में प्लेंटी में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ता गया इंडिया के लिए। और हम देखेंगे कि इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में आप सबको पता है कि एक ही लैंड में हम लोगों को वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव सोर्स था सभी के लिए। इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी आप सबको पता है, पेनिसुलर है इंडिया। और पेनिसुलर है, 3 साइड से वाटर से घिरा है। और वाटरवेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रूट हुआ करता था ट्रेडिंग का। वहाँ से बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी, मूव होती थी, इन्वेस्टमेंट किया जाता था, लोग ट्रैवल करते थे लॉन्ग इस रूट से। तो इस वजह से इंडिया जो था एक बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया कहलाता था, क्योंकि ये पूरा जो एक एक बड़ा सा जो वाटर रूट था, और उसी से अटैच इंडिया है, जो पेनिसुलर एरिया था इंडिया का। तो एक वाटर रूट के बाद एक वास्ट लैंड ट्रैवलर्स को मिलता था, जिससे वो अपने व्यापार को और बढ़ा सकते थे, प्रमोट करते थे। अब वो कहीं से व्यापार करके आते थे तो उनके पास अपने व्यापार को अच्छे से एग्जीक्यूट करने का एक बहुत अच्छा बड़ा लैंड मिला था इंडिया के रूप में। इसीलिए इंडिया सबके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना रहा, और इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहलाता था, ताकि वो लोग यहाँ आके यहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके, यहाँ के जितने लेबर्स हैं उनको प्लेंडर करके, उनको यूज़ करके, और यहाँ से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। सो ये रीज़न था इंडिया में लोगों के अट्रैक्ट होने का और इंडिया का सोने की चिड़िया कहलाने का। सो इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट हम यही पढ़ेंगे, एक्सपेंशन किस तरह से हुआ ब्रिटिश रूल का, उन लोगों ने किस तरह से ट्रेडिंग की, और कौन कौन उस टाइम पीरियड में इंडिया में ट्रैवल करते हुए आए थे, जिससे इंडिया में अपने व्यापार को और बढ़ा सकें वो। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। रीज़न फॉर राइज ऑफ मर्चेंटाइलिज्म, मर्चेंटाइलिज्म मतलब व्यापार किस तरह से राइज हुआ था। और हाउ डिड ब्रिटिश पावर एक्सपेंडेड, ब्रिटिश पावर किस तरह एक्सपेंड की थी इंडिया में। उसके बाद
एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है, कैसे कैसे हुई एक्सपेंड, वो उसके फैलाव उसका कैसा था वो देखेंगे। सब्सिडी अलायंस हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने इसके बारे में पढ़ा है पहले भी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको झांसी का कुछ याद आ रहा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिशर्स की एक रूरल पॉलिसी थी। देन मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे। मराठा और एंग्लो मराठा वॉर, इसके बारे में, इस बीच जो वॉर्स हुई थी उनके बारे में भी हम देखेंगे। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड अवध, पंजाब और अवध का जो एनेक्स किया था, कैप्चर करना, उसके बारे में भी हम समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये पूरा चैप्टर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये चैप्टर हिस्ट्री का है, सो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में कवर करूँगी। और ये पूरा चैप्टर क्योंकि एक पीरियड में कवर नहीं हो सकता, तो इसको पार्ट्स में कवर करके मैं सारा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या कवर करना है हमें इस चैप्टर में, वो सारी बातें मैं कवर करूँगी इस चैप्टर में पार्ट्स में। और उसको आप अच्छे से समझिएगा, अपनी बुक से एक बार कंपेयर करके देखिएगा। बुक से पढ़ेंगे और वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा चैप्टर, और आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर्स को लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। हिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझिए, उसको बुक से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी आंसर। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इंडिया एक ट्रेडिंग सेंटर हमेशा से बना रहा है, वो एंशियंट टाइम पीरियड से। बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स यूरोप और एशिया से रेगुलर विजिट करने आते थे इंडिया में, और इस वजह से आते थे क्योंकि उनको इंडियन रूलर्स का सपोर्ट मिला हुआ था, ठीक है, और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी था ये। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था इंडिया में, और इन लोगों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश भी किया था। एम्परर जहांगीर जो थे उसके टाइम पीरियड में ये लोग एंटर किए थे, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया था, और ट्रेडिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि ये लोग हमेशा से रूटीन और रेगुलर वाइज आते थे इंडिया पे विज़िट करने, तो इन लोगों ने अपनी एक इंटेंशन रखा था ब्रिटिश वो मुग़ल एम्पायर के सामने कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में इंडिया में। तो जो जहांगीर थे उन लोगों ने उन्होंने एक लेटर लिखा था ये इंग्लैंड के किंग को, ठीक है, और ये बात लिखी थी उसमें कि अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके टाइम पीरियड में वो यहाँ आके ट्रेडिंग को अपनी बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इनविटेशन पाके ब्रिटिशर्स और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे यूरोपियन नेशंस के, वो सब यहाँ के ट्रेडिंग उनने स्टार्ट की थी। तो ये जो परमिशन थी वो ट्रेडिंग की थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स कैरी करना चाह रहे थे ट्रेड विदाउट एनी टैरिफ पॉलिसी, और फ्री ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में। इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ सेटअप हो गई थी इंडिया में। मर्चेंटाइलिज्म का मतलब होता है कि मर्चेंट का मतलब आप सबको पता है कि व्यापार होता है। मर्चेंटाइलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि 17 और 18 सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, अपने गेन को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। यूरोपियन कंट्री के द्वारा बनाया हुआ ये प्रिंसिपल था। उनका ये एम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है, अपनी कंट्रीज़ के लिए इंडिया में ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और ये फ्री ट्रेडिंग पे बिलीव करते थे, और इस चक्कर में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी बढ़ गई थी। राइवल्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग चाहते थे कि वो इन्वेस्टमेंट करें, वो ट्रेडिंग करें। तो इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो गया था, बहुत सारे विरोधी पैदा हो गए थे, राइवल्स पैदा हो गए थे। तो इससे ट्रेड राइवलरी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा हमारी पूरे वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में। क्योंकि ये मर्चेंटाइलिज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था अलग अलग टेरिटरीज़ को कैप्चर करने के लिए, मतलब अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप करने के लिए। आप सब जानते हैं कॉलोनी किसे कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे, जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे, उनका जो शासनकाल आया था उसको ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल कहा जाता था, या कॉलोनियल पीरियड कहा जाता था, रूलिंग पीरियड कहा जाता था उनके शासनकाल को। तो उस टाइम पीरियड पे बहुत जगह जगह पे यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप कर रहे थे। इसी वजह से इसमें बहुत सारे कंट्रीज़
कंट्रीज़ के बीच में आपसी में मतभेद होने लग गया था, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में राइवल्स इकट्ठे हो गए थे। इसी से ट्रेड राइवलरी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और बहुत सारी जगह हमने देखा कि ट्रेड राइवलरी स्टार्ट हुई। जैसे पुर्तगाल से भी लोग आए थे हमारी कंट्री में, ठीक है, पुर्तगालीज़ जो थे उनके बीच में हुई। देन फ्रांस, इंग्लैंड, अलग अलग जगह से डेनमार्क के लोग आए थे, तो आपस में ही जो ईस्ट वर्ड से जो हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, जो वहाँ से बहुत सारे मतलब राइवल्स इकट्ठे हो गए थे, और इन लोगों ने आपस में ही इनकी राइवलरी चल रही थी ट्रेड को लेके, जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज़ को सेट करने के लिए। यस डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगीज़ की। पुर्तगाल से भी बहुत सारे लोग आए थे, ट्रेडर्स आए थे, जो कि मालाबार कोस्ट, साउथ इंडिया के मालाबार कोस्ट से उनने एंटर किया था इंडिया में, ठीक है। ये कोचिंग, गोवा, दमन दीव, इन सारे मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस में ये इस्टेब्लिश हो गए थे, इनकी सेटलमेंट्स। और जो ये जो पुर्तगालीज जो ट्रैवलर्स थे, जो पुर्तगीज थे, उन लोगों ने दीव को भी कैप्चर कर लिया था, दमन एंड दीव के एरिया को कैप्चर कर लिया था 1509 AD में, और गोवा को इनने 1510 AD में कैप्चर किया था। तो मतलब इस तरह से ये मालाबार कोस्ट के तरफ से एंटर हुए थे हमारी कंट्री में। मालाबार कोस्ट आप जान सकते हैं इंडिया के साउथ की तरफ है, ठीक है। जो आपका कोस्टल प्लेन आता है, मैप में आप देखेंगे तो मालाबार कोस्ट आपको समझ में आएगा, इंडिया के बिल्कुल साउदर्न कोस्ट में है, मतलब कि साउथ वेस्ट के पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे मालाबार कोस्ट जो है, वहाँ से ये एंटर किए थे, और इन लोगों ने कोचिंग, दमन दीव, गोवा, इन सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था, और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग, क्योंकि ये सारे कोस्टल एरियाज़ थे, यहाँ से उनको सी रूट बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता था, और ये व्यापार करने के लिए उसी रूट का यूज़ करते थे, वहीं से आते थे और वहीं से लोड अनलोड करते थे, और इंडिया का लैंड में आके वो वहाँ से अपने व्यापार को और ज़्यादा प्रमोट करते थे। सो ये जो पुर्तगीज़ ट्रैवलर थे, ये कैसे थे, ये फर्स्ट थे, ठीक है। इन लोगों ने कहाँ कहाँ अपने हेडक्वार्टर्स बनाए थे, गोवा, दमन दीव में। और इनका जो पावर था वो डिक्लाइन हो गया जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री का अराइवल होने लग गया हमारी कंट्री में। ओके डियर स्टूडेंट। देन सेकंड जो था, सेकंड जो पीपल आए थे वो डच थे, द डच। डच पीपल जो थे वो आए थे नेक्स्ट हमारी कंट्री में। ओके, हमारी कंट्री में जो नेक्स्ट आए थे वो कौन थे, डच। डच जो थे, ये जो लोग थे, ये होलैंड और नीदरलैंड के एरियाज से बिलोंग करते थे। इनका जो ओरिजिन था वो नीदरलैंड के एरियाज से बिलोंग करते थे, और ये जब आए थे तो इन्हें इस्टेब्लिश किया था इंडिया में सूरत, अहमदाबाद, भरूच, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, ये सारे जितने कोस्टल एरियाज़ होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था, और जितने कोस्टल एरियाज़ थे ये वहीं आके अब ये वहीं आके इनने एक तरह से अपना पोर्ट बना के रखा था, सी पोर्ट, ठीक है। और वहीं से ये सामान को लोड अनलोड करते थे, और वहीं से ये लोग इंडिया में एंटर करते थे, ये सारे कोस्ट के एरियाज से। और इन लोगों ने इसी एरियाज़ को कैप्चर करके अच्छा खासा यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी ट्रेडिंग को प्रमोट किया। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म्ड हुई थी 1602 में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज इनने सेटअप की थी, ईस्ट इंडीज़ एंड इंडिया, इन लोगों ने इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्रीज़ इंडिया में, ताकि इंडिया से ये अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी अच्छा बढ़ा सकें। लेकिन उसके बाद ही जो डच का जो शासन था वो भी, उनकी ट्रेडिंग भी वहीं समाप्त हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरा इनको डिफीट करके सारा कंट्रोल कर लिया था, इंडिया पे पूरा पोजीशन कर दिया था मिडिल 18th सेंचुरी में। ओके, तो ये हमने देखा कि पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर आए थे डच आए थे, तो ये इन लोगों का शासन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ब्रिटिश रूलर्स ने इनका शासन ख़त्म हो गया था, और मिडिल 18th सेंचुरी में इनको भी कैप्चर कर लिया था। इनका शासन ख़त्म करके, डिक्लाइन करके, ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेटअप हुई थी इंडिया में। फ्रांस जो थे वो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सेटअप हुई थी। इनका जो सेटलमेंट था वो पौंडीचेरी और करिकला, पौंडीचेरी, चंद्रनगर,
माहे और कराईकल ये एरियाज़ में इनका इस्टेब्लिश हुआ था सेटलमेंट। और इनने फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी सूरत में 1668 में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे। और इस बीच जब इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी एनेक्स्ड हो गए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स भी एंटर हो गए थे, तो यहाँ पे फ्रांस एम्पायर जब इंडिया में आया था तो उसके और ब्रिटिशर्स के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो गया था, मतभेद अराइज हो गया था। और इस बीच एंग्लो फ्रांस वार भी हुआ था ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में। और फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में सक्सेशन के लिए हैदराबाद के को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे। ठीक है, जैसे कि कैनेटिक वॉर ये भी हुआ था। जितने भी कैनेटिक वॉर्स हुए थे हैदराबाद को एनेक्स करने के लिए, ठीक है, वहाँ की टेरिटरी को एनेक्स करने के लिए ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में हुए थे। एंग्लो फ्रांस वॉर भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि उस समय ये हुआ था। उसके बाद फिर जब फ्रांस को उसकी पावर डिक्लाइन हो गई तो ब्रिटिश एम्परर और ब्रिटिश एम्पायर पूरा इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 600 में 1600 में इसको फर्स्टली इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? सूरत में 1612 में। ठीक है, और इसके पास पूरे ट्रेडिंग राइट थे, इसके पास पूरी ट्रेडिंग की मोनोपोली थी। क्या थी? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश कंपनी थी ये क्वीन एलिज़ाबेथ उसके साथ पूरी मोनोपोली जो थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ थी। और उन लोगों का पूरा एकाधिकार था ब्रिटिश रूल का इंडिया के ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में। और यहाँ पे इन लोगों ने सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस्टेब्लिश की थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। 1600 आपको पता चला मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। 1693 में एक फोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, बिल्ड किया गया, सेंट जॉर्ज फोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया मद्रास में। ठीक है, और 1668 में किंग चार्ल्स सेकंड जो थे इंग्लैंड के, उनको बॉम्बे सिटी डॉरी में मिली थी। ठीक है, डॉरी मतलब क्योंकि ये पूरा अधिकार ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। ब्रिटिशर्स की पूरी मतलब कि एकाधिकार था पूरे इंडिया में। और वो इंडिया उनकी कॉलोनी थी। तो इसीलिए जो ये जो यहाँ पे किंग चार्ल्स सेकंड जो थे इंग्लैंड के, उन उनकी शादी में उनको बॉम्बे सिटी जो थी वो डॉरी में मिली थी, मतलब दहेज में मिली थी। इनने किससे शादी की थी? पुर्तगीज़ प्रिंसेस से इनने शादी की थी। और इनको डॉरी में मिली थी क्या? ये बॉम्बे एज अ प्रॉपर्टी। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के पास बॉम्बे जैसे एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग, जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल हम कहते हैं, मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया की कही जाती है, आर्थिक कैपिटल कही जाती है इंडिया को। तो वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र हो गई थी 1688 में, क्योंकि उनको डॉरी में मिली थी। ठीक है, और ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जो थे वो एक तरह से राइवल स्टेट्स माने जाते थे, क्योंकि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवलरी थी एक तरह से। और यही मतभेद हमेशा चलता रहा। लेकिन हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था यहाँ पे। और ब्रिटिशर्स का जो ट्रेडिंग कंट्रोल था वो कॉटन, टी, इंडिगो जैसी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। इनकी जो ट्रेडिंग थी वो कॉटन, टी, इंडिगो इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि ये एक तरह से कैश क्रॉप्स थे जिनके अच्छे दाम मिलते थे उनको मार्केट में। ठीक है, और एक मुग़ल, क्योंकि इनको इस वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला था इंडियन रूलर्स का, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए थे हमारी कंट्री में। इनने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला था स्टार्टिंग में जहांगीर ने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट फिर मुग़ल एम्परर फ़ारूक सियार ने ब्रिटिश को ये राइट दिया था, ट्रेडिंग का राइट दिया था कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
वो वहाँ पे एक राइट था उनको कि वो वहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उनको टोकन पेमेंट सिर्फ देनी पड़ेगी, कितनी की, 3,000 पर एनम की। तो इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे एरियाज़ को उनने कॉन्कर कर दिया। मोस्टली जितने भी एरियाज़ थे जहाँ पे पुर्तगीज़ और डच थे, और जितने वहाँ पे इनने पूरा का पूरा एनेक्स कर दिया था। साथ ही साथ इनने जो फ्रांस का जो एरिया था उसको भी, जहाँ पे फ्रांस ट्रेडिंग करते थे, जहाँ उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे, उसको भी एनेक्स कर लिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए थे और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने लास्ट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया सबके बीच में। सो डियर स्टूडेंट, इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ा अभी। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर का किस तरह से एक्सपेंशन हुआ हमारी कंट्री में, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, किस तरह से इसका फैलाव बढ़ा धीरे धीरे हमारी कंट्री में, और कहाँ कहाँ इनने कैप्चर किया हमारी कंट्री को। मिडिल 14th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बहुत सारे फ्यू फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया बंगाल के एरियाज़ में, ठीक है। और 1698 में ब्रिटिश ने बहुत सारे एरियाज़ के विलेजेस को कैप्चर किया, बहुत सारे एरियाज़ को, छोटे छोटे गांव्स को कैप्चर किया एक रॉयल फैमिली से, ठीक है, एक चौधरी फैमिली से। उससे उसने बहुत सारे विलेजेस को ले लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था। जैसे कि विलेज का नाम था सुल्तानती और गोविंदापुर और कलिका। ये सारे जो विलेज थे इन सबको एक्वायर करके उसके बाद इनको कन्वर्ट कर दिया, डेवलप कर दिया कलकत्ता सिटी में। ओके, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता सिटी को डेवलप किया और वहाँ पे फोर्ट विलियम्स को इस्टेब्लिश किया। फोर्ट विलियम्स एक इनका ऑफिशियल ऑफिस था, और वहाँ पे क्योंकि बंगाल का उस समय नवाब थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला थे। तो इनके और सिराजुद्दौला के बीच में भी बहुत सारी राइवलरी हुई थी उस समय ब्रिटिशर्स शासनकाल में। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब कहलाते थे, उनकी उनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर था उनकी आर्मी का, मीर जाफ़र को उस समय ब्रिटिशर्स का जो कमांडिंग ऑफिसर्स था वो लॉर्ड क्लिव था, और उसने बहुत इजीली मैनेज कर लिया, मीर जाफ़र को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। और फिर ताकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं मीर जाफ़र को अपने साथ मिला के सिराजुद्दौला को हरा सकें, क्योंकि वो नवाब था, वो हट जाता तो एक बंगाल में पूरा आधिपत्य उनका हो जाता। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला डिफीट हो गया था और मर गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1757 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसके जो मेन कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो एक तरह से पपेट था, कौन, मीर जाफ़र एक तरह से पपेट था उनकी आर्मी का, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था। इसी वजह से उन्हें ईज़िली उसको हरा दिया, और ब्रिटिशर्स ने यही बोल के उसको अपने साथ मिलाया था ताकि वो ये बोल के अपने साथ मिलाया था कि हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। एक तरह से ये अपने उसको एक पपेट, मतलब कि एक कठपुतली बना के रखे थे अपने हाथों की, जिससे वो अपना काम चला सकते थे। और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके अंडर 24 परगनाज बंगाल के दे दिए थे, ताकि वो उससे उनको अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था, ठीक है। और फ्री ट्रेडिंग राइट भी इस्टेब्लिश था ब्रिटिशर्स के पास उस टेरिटरी में। इसीलिए इन लोगों ने अपना फ़ायदे के लिए ये सारा चीज़ किया था कि बंगाल से अपना एक मोनोपोली इस्टेब्लिश कर सके वो। नेक्स्ट जो था प्लासी की जो डिफ़ीट थी, उसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्लासी का जो वॉर था उसकी डिफ़ीट के क्या क्या कारण थे सिराजुद्दौला के साथ। इनका जो एक ज़्यादा भरोसेमंद ऑफिसर्स था कि उसकी गद्दारी के वजह से, बिट्रेड के वजह से, गद्दारी की वजह से, जैसे कि मीर जाफ़र और जगत सेठ, ये दोनों जो इनके ऑफिसर्स थे इसकी गद्दारी की वजह से। और ब्रिटिशर्स की जो नेवल पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और सिराजुद्दौला इनएक्सपीरियंस था और यंग था, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था और बिल्कुल
यंग था और वो यूनिटी नहीं थी उनके साथ, इस वजह से वो हार गए थे। और यही सारे रीजंस थे, आप देखते हैं